रात के 8 बजे अर्जुन मॉल में अपनी ड्यूटी से वापस घर आने को तैयार हुआ। उसने जैसे ही अपना बस्ता उठाया तभी इतने में उसे कुछ और याद आया। फिर क्या था, वो उस मॉल के मैनेजर के सामने गया जो कि एक डायरी में कुछ नोट कर रहा है। यही मौका है, अब मुझे बिना कुछ देर किए हुए मैनेजर से छुट्टी की बात करनी चाहिए, तो ही कुछ बात बन पाएगी। उसने मन ही मन कहा और मैनेजर की तरफ बढ़ गया। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, अर्जुन ने मॉल के मैनेजर से कहा। हाँ हाँ बताओ, क्या बात है, मॉल के मैनेजर ने अर्जुन से कहा। सर, मुझे ना 15 दिन की छुट्टी चाहिए, अर्जुन ने जवाब दिया। 15 दिन की छुट्टी? अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है, आखिर 15 दिन की छुट्टी तुम्हें चाहिए क्यों? मॉल के मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा। क्योंकि 15 दिन की छुट्टियों का अंतराल बहुत ज्यादा होता है। इतनी लंबी छुट्टियां कोई भी मैनेजर अपने वर्कर्स को नहीं देता, फिर मैं कैसे ये छुट्टियां तुम्हें दे दूं अर्जुन? मॉल के मैनेजर ने थोड़ा टेंशन में आकर कहा। सर, मेरी कॉलेज की एक ट्रिप जा रही है रामेश्वरम, जिसमें मेरा नाम भी है, इसलिए मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए थी, क्योंकि ये ट्रिप 15 दिन की है, अर्जुन ने कहा। लेकिन 15 दिन का अंतराल बहुत ज्यादा हो गया, मुझे लगता है इतनी लंबी छुट्टी तुम्हें नहीं मिल पाएगी, मैनेजर ने कड़क लहजे में कहा। सर, कैसे भी करके आप मेरी छुट्टी का कुछ करिए ना, मैं पिछले 1 साल से इस मॉल में लगातार काम कर रहा हूं, पर कभी भी आपसे छुट्टी के लिए नहीं बोला। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया सर, इसलिए इस बार मेरी छुट्टी का पक्का कर दीजिए ना प्लीज सर, अर्जुन रिक्वेस्ट करते हुए मैनेजर से बोला। अर्जुन के रिक्वेस्ट करने पर मैनेजर कुछ देर सोचा और फिर वो मान गया। ठीक है, मॉल के मैनेजर ने अर्जुन की बातों में हामी भरते हुए कहा। जवाब में अर्जुन ने मैनेजर का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से अपना बैग उठाया और अपने घर के लिए निकल पड़ा। अर्जुन ने यहां मॉल के मैनेजर को तो छुट्टी के लिए मना लिया, लेकिन क्या 15 दिन की इस रामेश्वरम की इस ट्रिप के लिए उसकी चाची मानेगी? यह अर्जुन के लिए अभी सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ अर्जुन को छुट्टी मिल गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक अपनी मां की उस तस्वीर को देख पूरी तरह भौचक्का रह गया, क्योंकि उस तस्वीर में उसकी मां की मांग में कोई और सिंदूर भर रहा है, जो कि उसका पिता नहीं है। अभिषेक अभी उस फोटोग्राफ के बारे में कुछ और सोचता या कहता, उससे पहले ही उस रूम में कोई दाखिल होता है। इस हल्की सी आहट ने अभिषेक को पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही अभिषेक ने पीछे मुड़कर देखा, वैसे ही उसने वहां पर पाया कि उसके पिता विवेक शर्मा खड़े हैं, जिन्होंने अभिषेक को उस फोटोग्राफ्स के साथ देख लिया, जिसे देख उसके पिता के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और माथे पर पसीना साफ साफ दिखाई देने लगा। बेटा अभिषेक, तुम यहां क्या कर रहे हो? अभिषेक के पिता ने अभिषेक से सवाल किया, लेकिन अभिषेक ने अपने पिता की बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। अभिषेक के पिता विवेक शर्मा ने अभिषेक के हाथों में जैसे ही उस फोटोग्राफ्स को देखा, तो उसने झट से उस फोटोग्राफ्स को अभिषेक के हाथों से छीन लिया। ये फोटोग्राफ तुम्हें कहां से मिली? अभिषेक के पिता ने घबराते हुए अभिषेक से सवाल किया। ये फोटोग्राफ्स मुझे इस कबर्ड से मिले, एक धीमी आवाज में अभिषेक ने जवाब दिया। अब ठीक है, अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए, अभिषेक के पिता ने हड़बड़ाते हुए कहा। इस तस्वीर की सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई को जाने बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, एक तेज आवाज में अभिषेक ने अपने पिता से कहा। अभिषेक का पिता अभिषेक को इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया और डर की वजह से अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने माथे से पसीना पोंछने लगा। मैंने आपसे कुछ पूछा, आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते? अभिषेक ने फिर एक बार अपने पिता से पूछा। बेटा, तुम इस तस्वीर के बारे में ज्यादा मत सोचो और अपने कमरे में जाकर आराम करो, अभिषेक के पिता ने घबराते हुए बातों को टालते हुए अभिषेक से कहा। मुझे मेरी बातों का जवाब चाहिए, मेरी बातों का जवाब जाने बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अभिषेक ने फिर एक बार अपने पिता को गुस्सैल नजरों से घूरते हुए कहा। अपने बेटे के इस सवाल ने अभिषेक के पिता को एक गहरी सोच में डाल दिया। उसने फिर एक बार रुमाल से अपने चेहरे को साफ किया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए अपने बेटे को इस पुरानी फोटोग्राफ्स की असल सच्चाई बताने लगा। इस पुरानी फोटोग्राफ्स में जिस शख्स के साथ अभी तुम्हारी मां नजर आ रही है, इसका नाम जयवीर मल्होत्रा था और यही तुम्हारे असली पिता थे। जब तुम 2 साल के थे तभी उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के तकरीबन 6 महीने बाद तुम्हारी मां की मुलाकात मुझसे हुई।
फिर हम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर आखिर में हम दोनों ने अपने अपने परिवार की सहमति से आपस में शादी कर ली। अपने पिता के मुंह से इस कड़वी सच्चाई को जानकर अभिषेक अंदर तक हिल गया। वो कुछ देर तक तो अपने पिता से कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन फिर उसने एक और सवाल अपने पिता से किया। मतलब आप मेरे असली पिता नहीं हैं? अभिषेक ने कहा तो विवेक भावुक हो गया और बोला, वाह बेटे वाह, पता है मुझे कई बार लगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का सच बता दूं, पर इसलिए नहीं बताया ताकि कहीं तुम सच जानने के बाद दूर ना हो जाओ। और देखो वही हो रहा है, तुमने एक पल में मुझे पराया कर दिया। विवेक की बात सुन अभिषेक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो थोड़ा भावुक हो गया और जाकर अपने पिता विवेक के गले लग गया। दोनों इस वक्त काफी भावुक थे। विवेक ने अपने बेटे से कहा, मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है अभिषेक, जानता हूं पापा, पर मेरा एक सवाल है और वो ये है कि मेरे पिता कैसे मरे? उनकी मौत का कारण क्या था? क्या आपको इसकी सच्चाई भी मालूम है? अभिषेक के इस सवाल पर उसके पिता ने कहा, तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए तुम्हारे लिए अभी बेहतर होगा कि तुम मुझसे कोई सवाल मत करो। ऐसा कहते ही अभिषेक के पिता उस कमरे से बाहर निकल गए। तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक भी अपने सवाल को लेकर मन ही मन बेहद परेशान हो गया। रात के 8:30 बजे अर्जुन मॉल की अपनी ड्यूटी खत्म कर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी चाची और बिट्टू आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, जो बातें अर्जुन को लेकर ही है। लेकिन जैसे ही उन दोनों की नजर अर्जुन पर पड़ती है, वैसे ही दोनों फिर एक बार हमेशा की तरह अर्जुन को अपनी गुस्सैल नजरों से देखने लगते हैं। अरे कहीं आज मुझसे कोई और गुनाह तो नहीं हो गया? ये दोनों तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मुझे अभी और इसी वक्त कच्चा चबा जाएंगे। अर्जुन चाची और बिट्टू के गुस्सैल रवैयों को देख मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहता है, चाची और बिट्टू क्या बात है, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अर्जुन ने अपनी चाची और बिट्टू से सवाल किया। मां, मैंने आपको बताया था ना कि कॉलेज के तरफ से 7 जनवरी से रामेश्वरम जो एडवेंचर ट्रिप जाने वाली है, मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि मेरा उस लिस्ट में नाम ही नहीं आया। लेकिन ये उस ट्रिप का हिस्सा बन रहा है जिसकी वजह से इसके दोस्त कार्तिक का चोटिल होना है, वरना इसका भी इस ट्रिप में कहीं से कहीं तक नाम नहीं था। फिर एक बार बिट्टू गुस्से में अर्जुन को घूरते हुए अपनी मां से कहता है, मेरा बेटा इस ट्रिप के लिए सेलेक्ट नहीं हो सका और तू है कि मेरे बेटे के बदले रामेश्वरम जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तू कहीं नहीं जाएगा। चाची एक बार फिर अर्जुन पर चिल्लाते हुए बोली, ये क्या कह रही हैं आप चाची जी? इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे दोस्त कार्तिक को इंजरी हुई थी, इसलिए उसने अपने टोकन को मुझे दे दिया। अब उसके बदले मैं रामेश्वरम ट्रिप पर जा रहा हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन ने थोड़ा रूड होते हुए कहा, क्योंकि वो आराम से और प्यार से बात करते करते थक चुका था। बहुत मुंह चलाने लगा है तू अब। मैंने कहा ना, अगर मेरा बेटा वहां नहीं जा सका तो तू भी नहीं जाएगा। ला जल्दी से उस टोकन को मुझे दे दे, क्योंकि तेरे टोकन के सहारे अब मेरा बेटा बिट्टू जाएगा और तू यहीं घर पे रुकेगा, समझा तू? चाची ने फिर एक बार तेज आवाज में अर्जुन को धमकाते हुए कहा, नहीं चाची, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपना टोकन बिट्टू को नहीं दूंगा। कार्तिक मेरा दोस्त है, उसने मुझे इस टोकन को दिया है, इसलिए आप मुझे इस ट्रिप में जाने की परमिशन दीजिए, अर्जुन ने कहा। एक तो तूने मुझे कॉलेज ट्रिप का टोकन देने से मना किया और दूसरा उल्टा मुझे से इस ट्रिप में जाने की परमिशन मांग रहा है। परमिशन तो तुझे कभी नहीं मिलेगी। मेरा बेटा अगर वहां नहीं जा सका तो तू भी नहीं जाएगा, समझा तू? चाची ने कहा और गुस्से से मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। और अगले ही पल अर्जुन भी अपने रूम में चला गया। अगर चाची की परमिशन नहीं मिली तो मैं कभी भी रामेश्वरम नहीं जा पाऊंगा, और अगर मैं रामेश्वरम नहीं जा पाया तो काम्या, अरे उसका क्या होगा? मैं विकी को अच्छी तरह जानता हूं, वो अच्छा लड़का नहीं है। पता नहीं वो काम्या से वहां जाकर क्या करेगा। खुद से बातें करते हुए अर्जुन ने कहा। अर्जुन को अभी जोरों की भूख लगी है, इसलिए कुछ देर बाद अर्जुन अपना हाथ मुंह धोकर किचन में पहुंच गया। किचन में खाने के बर्तन को टटोलने लगा, लेकिन उसे किचन में सिर्फ खाने के बर्तन दिखे, उसके अंदर खाने का एक भी दाना नहीं था। लगता है चाची ने आज भी मेरे लिए खाना नहीं बचाया। आज भी मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। वो भी क्या दिन थे जब मेरे पास मेरी सुपर पावर हुआ करती थी, तब तो मुझे भूख ही नहीं लगती थी। लेकिन अब जब मेरे पास मेरी सुपर पावर नहीं है,
तब मुझे भूख प्यास दोनों लग रही है और देखो आज शाम खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अर्जुन खुद को दिलासा देते हुए कहता है और फिर अपने रूम की ओर चला जाता है। रूम में पहुंचकर अर्जुन देखता है कि चारपाई पर उसके चाचा जी बैठे हैं, जिनके हाथ में एक थैला है। चाचा जी आप? अर्जुन ने चाचा से कहा। हाँ बेटा, मैं जानता हूं कि तेरी चाची ने तेरे लिए आज जरा भी खाना नहीं बचाया, इसलिए मैं मार्केट से तेरे लिए खाना पैक करा कर लाया हूं। अब तू जल्दी से चुपचाप खाना खा ले, वरना यहां पर कोई आ जाएगा तो गजब हो जाएगा। चाचा ने अर्जुन से कहा, जो इस घर में इकलौते ऐसे शख्स हैं जो अर्जुन से प्यार करते हैं। चाचा जी, आप हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। वो भी मेरा आप ही की तरह ख्याल रखा करते थे, अर्जुन ने कहा। अर्जुन का यह जवाब उसके चाचा के लिए थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि अर्जुन जब 1 साल का था तभी उसके माता पिता की मौत हो गई थी। लेकिन समय में आए कुछ बदलाव के कारण अर्जुन अपने माता पिता को दोबारा से देख पाया। शायद यही वजह थी जिस वजह से अर्जुन ने अनजाने में अपने चाचा से यह बात कह डाली। तुझे पता है, जब तू 1 साल का था तभी तेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे थे। ऐसे में इस दुनिया में तुझे उनकी मौजूदगी कैसे याद है? क्योंकि 1 साल का बच्चा तो काफी छोटा होता है, उसे कहां कुछ याद रहता है। चाचा ने बड़ी हैरानी से अर्जुन से सवाल किया। चाचा के इस सवाल से अर्जुन को वापस से अपनी गलती याद आ गई। वो क्या है ना चाचा जी, मैंने कभी भी अपने मम्मी पापा को नहीं देखा, लेकिन ख्यालों में हमेशा उन्हें इमेजिन जरूर किया है। हर रोज वो मेरे सपने में आते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप भी मेरा ख्याल मेरे माता पिता की तरह ही रखते हैं। अर्जुन ने बातों को टालते हुए कहा। अच्छा चल, अब ज्यादा मत बोल, मैं देख रहा हूं आजकल बहुत गहरी बातें करने लगा है तू। ऐसी बातों में समय व्यतीत करता रहेगा तो खाना ठंडा हो जाएगा। जल्दी से तू खाना खा ले, उसके बाद बात करते हैं, चाचा ने अपने भतीजे से कहा। फिर क्या था, अर्जुन ने चाचा की बात मानी और फटाफट उस थैले में पैक खाने को बाहर निकालकर खाने लगा। अर्जुन को खाना खाते हुए उसके चाचा विक्रम अभी बड़े गौर से देख रहे हैं और अर्जुन को यूं देखते हुए उन्हें अपने भाई देव की याद आ रही है। तू सही कहता है अर्जुन, आज तूने जाने अनजाने में ही सही, लेकिन एक ऐसी बात कह दी जो मेरे दिल पर जाकर लगी। बेटा, तू बिल्कुल मेरे बड़े भैया देव जैसा है। वो भी बिल्कुल तेरे ही तरह हुआ करते थे, उनके अंदर तेरी तरह भोलापन था बेटा। दूसरों को खुशी देकर अंदर ही अंदर बहुत कुछ सह लेते थे, बिल्कुल तेरी तरह। चाचा ने अपने भतीजे अर्जुन को निहारते हुए मन ही मन कहा। मैंने सुना है बेटे कि इस महीने की 7 तारीख यानी कि 2 दिन बाद तेरे कॉलेज की एक एडवेंचर ट्रिप रामेश्वरम जा रही है, जिस ट्रिप का हिस्सा तू भी बन रहा है? चाचा ने अर्जुन से सवाल किया। अब हाँ चाचा, ये सच है, उस ट्रिप का हिस्सा मैं भी बना हूं, लेकिन इतना कहकर अर्जुन रुक गया। लेकिन क्या? चाचा ने पूछा। मेरा नाम तो इस लिस्ट में आ चुका है, लेकिन चाची ने मुझे अभी तक वहां जाने की परमिशन नहीं दी है। हालांकि मैं शॉपिंग मॉल जहां मैं काम करता हूं वहां से 15 दिन की छुट्टी ले आया हूं, पर चाची, उनकी तरफ से अभी भी मुझे छुट्टी नहीं मिली। उन्हें इस बात का मलाल है कि उनका बेटा बिट्टू एडवेंचर ट्रिप का हिस्सा नहीं बन पाया, बल्कि मैं इस ट्रिप का हिस्सा बन रहा हूं, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनका बेटा बिट्टू इस ट्रिप में रामेश्वरम ना जा पाए तो मैं भी वहां जाऊं। अर्जुन ने थोड़ा टेंशन में आकर कहा। बेटा तू इसकी चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूं, तू चिंता मत कर, चाहे जो कोई कुछ भी कहे। मेरे होते हुए वो तुझे इस ट्रिप का हिस्सा बनने से नहीं रोक सकते, चाचा अर्जुन को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं। जवाब में अर्जुन भी मुस्कुराते हुए हां में अपना सिर हिलाता है। ठीक है बेटा, अब सोने का वक्त हो चुका है, मैं जाकर आराम करता हूं, तू भी अब आराम कर। ऐसा कहते ही चाचा अर्जुन के रूम से बाहर आ जाते हैं। रात को अभिषेक अपने कमरे में आराम कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी आंखों में नींद नहीं है, जिसका कारण उसके जहन में घूमते वही सवाल हैं जिन सवालों का संबंध उसके पिता की मौत से है, जिसके बारे में अभिषेक अभी तक नहीं जान पाया है। अभिषेक ने अभी तक अपने पिता की मौत से जुड़ा हुआ सवाल अपनी मां से भी नहीं किया। हकीकत तो यह है कि उसने अपनी मां से अभी तक यह जिक्र तक नहीं किया कि उसे उस फोटोग्राफ्स की सच्चाई पता चल चुकी है, जो उसे आज उस कमरे के कबर्ड में मिली। अगली सुबह दूसरे दिन तमाम न्यूज चैनलों में इंडियन ओशन में मौजूद एक स्थान ज़ेवितियार गर्त को लेकर एक और खबर आती है, जहां कल 2 मछुआरों ने पानी में एक अजीब सी हलचल को देखा था, जिसका दायरा उनसे तकरीबन 100 मीटर का था।
आगे कुछ खतरा हो सकता है, इसलिए वे दोनों मछुआरे वहां से वापस आ गए। जब इन दोनों मछुआरों से तमाम न्यूज रिपोर्टर ने पूछताछ की, तब इन दो मछुआरों ने उन्हें बताया कि जब ये दोनों मछली पकड़ने के लिए एकाएक उस जगह ज़ेवित्यार गर्त के नजदीक पहुंच गए थे, जहां 31 दिसंबर की रात एक बड़ा हादसा हुआ था। वहां पहुंचते ही इन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ और फिर उस जगह का पानी अचानक लाल होने लगा। इस खतरनाक वाक्य से ये दोनों डर गए और वहां से वापस आ गए। इस न्यूज को अभिषेक ने टीवी पर देखा। इसे देखते ही अभिषेक की आंखों के आगे वही मंजर ताजा हो गया। जब 31 दिसंबर की उस रात उसने अपनी आंखों के सामने अपने सारे दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड आरुषि को इंडियन ओशन में मौजूद ज़ेवित्यार गर्त के अंदर समाते हुए देखा था। रात को अभिषेक अपने कमरे में आराम कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी आंखों में नींद नहीं है, जिसका कारण उसके जहन में घूमते वही सवाल हैं, जिन सवालों का संबंध उसके पिता की मौत से है, जिसके बारे में अभिषेक अभी तक नहीं जान पाया है। अभिषेक ने अभी तक अपने पिता की मौत से जुड़ा हुआ सवाल अपने मां से भी नहीं किया है। हकीकत तो यह है कि उसने अपनी मां से अभी तक ये जिक्र तक नहीं किया है कि उसे उस फोटोग्राफ्स की सच्चाई पता चल चुकी है, जो उसे आज उस कमरे के कवर में मिली। अगली सुबह दूसरे दिन तमाम न्यूज चैनलों में इंडियन ओशन में मौजूद एक स्थान ज़ेवित्यार गर्त को लेकर एक और खबर आती है, जहां कल दो मछुआरों ने पानी में एक अजीब सी हलचल को देखा था, जिसका दायरा उनसे तकरीबन 100 मीटर का था। आगे कुछ खतरा हो सकता था, इसलिए वे दोनों मछुआरे वहां से वापस आ गए। जब इन दोनों मछुआरों से तमाम न्यूज रिपोर्टर्स ने पूछताछ की, तब इन दो मछुआरों ने उन्हें बताया कि जब ये दोनों मछली पकड़ने के लिए एकाएक उस जगह ज़ेवित्यार गर्त के नजदीक पहुंच गए, जहां 31 दिसंबर की रात एक बड़ा हादसा हुआ था। वहां पहुंचते ही इन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ और फिर उस जगह का पानी अचानक लाल होने लगा। इस खतरनाक वाक्य से ये दोनों डर गए और वहां से वापस आ गए। इस न्यूज को अभिषेक ने टीवी पर देखा। इसे देखते ही अभिषेक की आंखों के आगे वही मंजर ताजा हो गया। जब 31 दिसंबर की उस रात उसने अपनी आंखों के सामने दोस्त और अपनी गर्लफ्रेंड आरुषि को इंडियन ओशन में मौजूद ज़ेवित्यार गर्त के अंदर समाते हुए देखा था। पहले मेरे साथ 31 दिसंबर की उस रात को उस खौफनाक घटना का होना, और फिर उसके बाद जब मैं वापस घर पहुंचा तो यहां आकर मुझे दादाजी और अपने पिता से जुड़े हुए कुछ और राज मालूम पड़ना, और अब ज़ेवित्यार गर्त को लेकर ये सब खबरें। अभिषेक खुद से बातें करते हुए कहता है कि तभी अचानक उसके कमरे में किसी और की एंट्री होती है, और वो है उसके पिता विवेक शर्मा। आप यहां? अभिषेक ने अपने पिता से पूछा। क्यों, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था क्या? विवेक शर्मा ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? अभिषेक ने सवाल किया। कल उस कमरे में जो कुछ भी तुमने देखा उस बारे में मैंने अभी तुम्हारी मां से कुछ भी नहीं कहा, इसलिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूं कि तुम भी अपनी मां की खुशी के खातिर उनसे इस बारे में कुछ भी मत कहना। अगर तुम्हारी मां को यह बात पता चल गई कि तुम उस फोटोग्राफ्स की सच्चाई जान चुके हो तो उसे काफी दुख होगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि वो अभी इस बात को लेकर दुखी हो। तुम तो जानते ही हो ना, उसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। पिछली बार जब तुम्हारी मां को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई थी तो उसे बहुत तकलीफ हुई थी, इसलिए इस बार मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की वजह से उसे कुछ तकलीफ पहुंचे। अभिषेक के पिता ने उससे कहा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, मैंने अभी तक अपनी मां से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है, और ना ही मेरा अभी उनसे कुछ ऐसा कहने का इरादा है। अभिषेक ने अपने पिता को विश्वास दिलाते हुए कहा। आपने मुझे हमेशा मेरे पिता का प्यार दिया, आपने मुझे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि आप मेरे सौतेले पिता हैं, अभिषेक ने फिर एक बार कहा। हां, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम किसी और की संतान हो। मैं हमेशा से तुम्हें अपना बेटा मानते आया हूं, और आगे भी अपना बेटा ही मानता रहूंगा। बस मेरे बेटे, तुम भी मुझे अपने पिता की तरह ही प्यार करना, जैसा आज तक करते आए हो, अभिषेक के पिता ने उससे कहा। जवाब में अभिषेक ने अपने पिता को विश्वास दिलाते हुए हां में अपना सिर हिलाया। वैसे मां को तो मेरे पिता
जयवीर मल्होत्रा के मौत के बारे में पता होगा ना? अभिषेक ने अपने पिता से पूछा। नहीं, उसे भी आज तक जयवीर मल्होत्रा के मौत के बारे में नहीं पता चल सका। ऐसा कहते ही विवेक शर्मा अपनी घड़ी में टाइम देखता है और फिर अभिषेक से कहता है, वैसे मुझे अभी किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। मैं 1 हफ्ते बाद घर लौटूंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। विवेक शर्मा ने अपने बेटे से कहा और फिर वो वहां से चला गया। अभिषेक के पिता के कमरे से बाहर जाने के बाद उस कमरे में किसी और की एंट्री हुई, जिसने अभिषेक की पीठ पर एक जोर का हाथ मारा और कहा, क्या बात है, किस सोच में पड़ा है तू? आर यू ओके? अभिषेक ने पीछे देखा और पाया कि वहां एक लड़की खड़ी है जो कि अभिषेक की बहन है। सुरभि, तू कब आई? अभिषेक ने सवाल किया। मैं 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर क्या गई? तू तो अपनी बहन को एकदम भूल ही गया। अरे भाई, किस सोच में खोया हुआ है तू अभी? तुझे तो इतना भी याद नहीं कि मैं कब तेरे रूम में एंटर हुई। वाह भाई, हो तो तेरे जैसा, सुरभि ने मुंह बनाते हुए अभिषेक से कहा। अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तू तो जानती है ना कि 31 दिसंबर के उस रात को मेरे साथ क्या हुआ था। 31 दिसंबर की उस शाम मैंने अपने दोस्त को खो दिया और साथ में आरुषि ने भी मेरा साथ छोड़ दिया यार। तब से मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका हूं सुरभि। अभिषेक ने मायूसी भरे अंदाज में जवाब दिया। मैंने कुछ दिन पहले ही न्यूज में देखा था मेरे भाई, तेरे साथ काफी बुरा हुआ है, जिसका मुझे भी दुख है, सुरभि ने कहा। हाँ, मैं इस वाक्य को भुलाने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मैं पूरी तरह उसे भुलाने में नाकामयाब ही रहा हूं, अभिषेक ने कहा। तो अब इसे वक्त पर छोड़ दो, वक्त आने दे तो खुद इन सब चीजों को भूल जाएगा, सुरभि ने अभिषेक को समझाते हुए कहा। जवाब में अभिषेक ने भी अपनी बहन की बातों में हामी भरी। पिछले कुछ दिनों से ज़ैवित्यार गर्त में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिस पर सरकार की ओर से काफी ज्यादा रिसर्च इन बीते दिनों की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी इस राज का पता लगाने में नाकामयाब ही रहा है कि ज़ैवित्यार गर्त में आखिर क्या है ऐसा जो लोगों को अपने अंदर समा लेता है, और यहां तक कि इंडियन ओशन में मौजूद उस जगह पर कुछ वक्त के लिए पानी भी लाल हो जाता है, जो कि बड़ी अजीब बात है भाई, सुरभि ने अभिषेक से हैरानी से कहा। ज़ैवित्यार गर्त को लेकर मेरे जहन में भी कई सवाल उठ रहे हैं, साथ ही कुछ सवाल और भी हैं जिनके जवाब मुझे तलाशने हैं, अभिषेक ने कहा। सवाल? कैसा सवाल? सुरभि ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। वक्त आने पर तुझे खुद ब खुद इसके बारे में पता चल जाएगा, बस तू इसे भी वक्त और हालात पर छोड़ दे, अभिषेक ने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा। सुबह हो चुकी थी और अर्जुन की चाची, जो अभी तक रामेश्वरम जाने वाली उस ट्रिप के लिए अपनी हामी नहीं भरी है, जिसका हिस्सा अब अर्जुन भी बन चुका है, इसलिए इस बार अर्जुन की इस बात को लेकर उसके चाचा विक्रम चाची के पास गए, जो हर संभव कोशिश कर रहे हैं अर्जुन की चाची से अर्जुन के इस ट्रिप में जाने को लेकर उसे परमिशन दिलाने की। देखो, अर्जुन इतने सालों से हमारे साथ रहता है, तुम ही बताओ, हमारे अलावा उसका इस दुनिया में है कौन? अगर आज हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसका सपोर्ट भला कौन करेगा? उसने अपनी ख्वाहिशें और इच्छाएं हमारे आगे हमेशा दबाकर ही रखी है। हर बार वो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को लेकर हमसे यही कहता रहा कि उसके पास उसके माता पिता नहीं है तो क्या हुआ, उसके पास अपने चाचा चाची का प्यार तो है, जो उसके लिए किसी बेशकीमती रत्न से कम नहीं है, चाचा विक्रम ने चाची से कहा। आप साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? चाची ने कड़क आवाज में पूछा। इस पर चाचा बोले, यही कि तुम अर्जुन को रामेश्वरम ट्रिप के लिए जाने दो ना। यह सुनकर अर्जुन की चाची अपने पति को घूरने लगी और फिर बोली, नहीं, मैंने एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर बार बार नहीं बदल सकती मैं। आपका कोशिश करना बेकार है, मैं आपके कहने पर भी आपके उस लाडले भतीजे को कहीं नहीं जाने दूंगी। आज तक घर के तमाम डिसीजन सिर्फ तुम ही लेती हो, कभी भी मैं तुम्हारे बीच तुम्हारे डिसीजन पर इंटरफेयर नहीं करता हूं, लेकिन इस बार सवाल मेरे भतीजे का है तो मैं तुम्हारे इस डिसीजन के अगेंस्ट जाता हूं। और सुन लो, मेरा डिसीजन है कि मैं उसे रामेश्वरम ट्रिप पर जाने की परमिशन दूंगा, चाचा ने इस बार धड़ल्ले अंदाज में चाची से कहा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब चाचा ने चाची से इस अलग अंदाज में बात की थी, जो कि चाची को कुछ अजीब लगी। मुझे लगता है आपके उस लाडले ने आप पर कुछ ऐसा जादू कर दिया है जिस वजह से आप पूरी तरह अंधे हो चुके हैं।
इसलिए आप इस बारे में मेरे मुंह से मेरी ना सुनने के बावजूद भी इस तरह मेरे खिलाफ जाने को तैयार हैं? हाँ। चाची मुंह बनाते हुए चाचा से बोली, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है। जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा वो सोच समझ कर ही क्या है, इसलिए इस बार मैं किसी की भी सुनने वाला नहीं। हर बार मैं सिर्फ तुम्हारे डिसीजन के आगे चुप रहता हूं, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा। आखिर इस घर में मेरा भी कोई ओहदा है, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है। अर्जुन के चाचा ने इस बार गुस्से में अपनी पत्नी से कहा, हाँ ठीक है, अगर आप अपने उस लाडले के लिए यही करना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, और वैसे भी मैं आपको रोकने वाली होती भी कौन हूं? चाची गुस्से से बोली और मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। थोड़ी ही देर में चाचा वहां से उठकर अर्जुन के कमरे में गए, जो अपने रूम में उदास बैठा था। बड़ा उदास बैठा है, क्या बात है अर्जुन, कुछ हुआ क्या? चाचा ने अर्जुन से सवाल किया। कुछ नहीं चाचा जी, मैं बस यही सोच रहा था कि मेरी ट्रिप में जाने को लेकर चाची ने आपसे भी मना किया होगा ना? अर्जुन ने पूछा। हाँ, मना तो किया है, वो तुझे परमिशन नहीं देने वाली। लेकिन तू चिंता मत कर, टेंशन फ्री होकर ट्रिप पर जा इस बार, ये परमिशन मेरी तरफ से, चाचा ने अर्जुन से कहा। पर अगर आप इस तरह मेरा सपोर्ट करेंगे तो चाची तो आपसे नाराज हो जाएगी ना? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। अरे तेरी खुशी के लिए मैं उसका नाराज होना भी सह सकता हूं, और वैसे भी वो तुझे किसी भी हाल में इस ट्रिप में जाने की परमिशन नहीं देने वाली थी। तो इस बार जरा मैंने अपने सामने अपने डिसीजन को ऊपर रख दिया, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे आगे कुछ बोल सके। वो तो बस मुंह बनाकर गुस्से में मेरे आगे से चली गई। अर्जुन के चाचा ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, जिससे अर्जुन काफी खुश हो गया। थैंक यू चाचा जी, मेरे लिए चाची के डिसीजन के खिलाफ जाने के लिए, अर्जुन ने चाचा को गले से लगाते हुए कहा। कभी कभी अपनों की खुशी के लिए ये सब करना पड़ता है बेटा, चाचा ने अर्जुन के गाल पर हाथ लगाते हुए कहा। अच्छा, अब तो मुझे बातों में मत लगा, और देख 9 बजने को है, तुझे कॉलेज भी तो जाना होगा ना? चाचा ने अर्जुन से पूछा, जिसका अर्जुन ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद अर्जुन के चाचा उसके रूम से बाहर आ गए, पर कहीं ना कहीं अर्जुन इस वक्त अपने चाचा को लेकर काफी भावुक हो चुका था। घर के बाकी लोग हमेशा मेरे अगेंस्ट खड़े रहते हैं, लेकिन आप इस घर में एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। थैंक यू चाचा जी, अर्जुन खुद से बातें करते हुए कहता है। दूसरी तरफ अभिषेक अपने जहन में अपने पिता की बात से जुड़े हुए सवालों की तलाश में घर से बाहर निकलता है। मैं अपने पिता की मौत से जुड़े हुए सवालों का जवाब तलाशने बाहर तो आ गया, लेकिन मुझे अभी जाना कहां है ये मुझे भी नहीं मालूम। मुझे अपने पिता की मौत का राज कहां जाकर पता चलेगा, इसका भी कुछ अता पता नहीं। मेरा काम बस चलने का है, इसलिए चलते ही जा रहा हूं। बाइक पर सवार अभिषेक खुद से बातें करते हुए कह रहा है। कुछ देर बाद वो अचानक एक जगह रुक जाता है, क्योंकि सड़क पर आगे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक रेड लाइट का ऑन होना नहीं, बल्कि ट्रैफिक जाम की असल वजह वो 2 कारों का आपस में भिड़ना है, जिस वजह से ट्रैफिक जाम लग चुका है। अगर ये दोनों इस तरह आपस में हंगामा करते रहे तो मुझे यहीं पर आधा दिन हो जाएगा। मुझे आगे जाकर मामला शांत कराने की कोशिश करनी चाहिए। खुद से बातें करते हुए ये सब कहते ही अभिषेक अपनी बाइक से उतरकर वहां जाने लगता है, जहां 2 लोग कार के आपस में भिड़ने से आपस में कहासुनी कर रहे हैं, जिस वजह से सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही अभिषेक मामला शांत कराने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही एक और शख्स आगे बढ़ते हुए उससे टकरा जाता है। सॉरी, आर यू ओके? अभिषेक ने उस दूसरे शख्स से पूछा, जिससे वो आगे बढ़ते हुए अभी टकरा चुका है। हाँ मैं ठीक हूं, ऐसा कहते ही उस दूसरे शख्स ने अपना चश्मा उतारा और अभिषेक को बड़े गौर से देखने लगा। बेटे क्या नाम है तुम्हारा? उस अनजान शख्स ने अभिषेक से पूछा। अभिषेक ने जवाब दिया। पूरा नाम? फिर एक बार उस अनजान शख्स ने पूछा। अभिषेक शर्मा, लेकिन आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? अभिषेक ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, मुझे लगता है शायद इस बार मेरी आंखें धोखा खा गई। मुझे तुम्हारी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगी। तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे तुम्हारी शक्ल मेरे किसी करीबी से मिलती है, उस अनजान शख्स ने जवाब दिया। अच्छा, तो क्या नाम है आपके उस करीबी का? अभिषेक ने उस अनजान शख्स से पूछा। है नहीं था, मेरा मतलब है मेरा वो करीबी 20 साल पहले ही इस दुनिया से चला गया था। आज जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तब मेरी आंखों के आगे
मेरे अपने दोस्त का चेहरा आज पूरे 20 साल बाद ताजा हो गया। वो अनजान शख्स थोड़ा सा हताश होकर जवाब दिया, अच्छा, तो क्या नाम था आपके दोस्त का जो अब इस दुनिया में नहीं है? अभिषेक ने फिर एक और सवाल उस अनजान शख्स से किया। जयवीर मल्होत्रा, उस अनजान शख्स ने जवाब दिया। उस शख्स के मुंह से अपने पिता जयवीर मल्होत्रा का नाम सुनकर अभिषेक को एक तेज झटका लगा और वो कुछ देर के लिए पूरी तरह सन्न रह गया। यह इत्तेफाक कहें या नियति, पर अभिषेक को वो शख्स मिल गया था जो उसके असली पिता के बारे में सब कुछ जानता था। अब क्या सब कुछ पता चल पाएगा अभिषेक को?